वेलकम टू माय चैनल द लीगल एग्जाम्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटरलोकेटरी आर्डर्स को डिस्कस करेंगे, इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस को देखेंगे जो कि आर्डर 39 रूल 6 से 10 तक सीपीसी में डिफ़ाइन की गई हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि ये इंटरलोकेटरी आर्डर्स कौन सी आर्डर्स होती हैं, उसके बाद हम लोग आर्डर 39 रूल 6 से 10 तक जो है उसको देखेंगे। तो ये जो इंटरलोकेटरी आर्डर्स होते हैं इनको इंटरम आर्डर्स भी कहते हैं। जब भी एक सिविल कोर्ट में एक दावा चल रहा होता है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस वो सिविल कोर्ट उस सूट के अंदर बहुत सारे इंटरम आर्डर्स पास करती है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। तो इन इंटरम आर्डर्स को इंटरलोकेटरी आर्डर्स भी कहते हैं। ये आर्डर्स जो होते हैं ये फाइनल नहीं होते और ना ही इन आर्डर्स में पार्टीज़ के राइट्स या फिर लाइबिलिटीज़ को डिसाइड किया जाता है। तो जो आर्डर 39 रूल 6 और 7 है उसमें कुछ इंटरम आर्डर्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले जो रूल 6 है आर्डर 39 का उसको देख लेते हैं। ये रूल्स 6 और 7 पढ़ने के बाद आप लोगों को इसकी मुकम्मल समझ आ जाएगी कि ये इंटरम आर्डर्स जो हैं वो किस नेचर के होते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि पावर टू आर्डर इंटरम सेल कि जो सिविल कोर्ट है उसके पास इख्तियार है कि वो सेल से रिलेटेड इंटरम आर्डर पास कर सकती है। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी टू द सूट आर्डर द सेल by any person named in such order and in such manner and on such terms as it thinks fit or any movable property being the subject matter of the suit are attached before judgment in such suit। इसमें कह रहे हैं कि जब भी एक सूट चल रहा है कोर्ट में तो अगर उस सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि ख़राब होने वाली है, जिसका खतरा है कि अगर वो सेल ना की गई तो वो ख़राब हो जाएगी, जैसे सब्ज़ियाँ वगैरह हो गई या फिर फल वगैरह हो जाते हैं। तो इनको अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है तो इनको जब तक सूट चलेगा साल के लिए चलेगा, 6 माह तक अगर चलता है तो ये चीज़ें तो ख़राब हो जाती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नेचुरल डिके या फिर विच इज़ सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके की अगर कोई चीज़ है तो जिसका ख़तरा है कि वो ख़राब हो सकती है तो कोर्ट जो है वो आर्डर पास कर सकती है कि उस जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सेल किया जाए या फिर उसको अटैच किया जाए बिफोर द जजमेंट और फिर सेल किया जाए। तो ये प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो जिसके ख़राब होने का ख़तरा होता है, इसको जब कोर्ट आर्डर पास करती है इसकी सेल का, तो ये जो आर्डर होता है ये इंटरलोकेटरी आर्डर इसको कहते हैं। ये चीज़ बाद में डिसाइड कोर्ट करती है कि इसके पैसे जो हैं वो किस पार्टी को जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ इसकी इंटरम सेल का आर्डर पास किया जाता है। अब रूल 7 देख लेते हैं। इसमें भी कुछ इंटरलोकेटरी आर्डर्स का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया कि पार्टीज़ टू द सूट की एप्लीकेशन पे कोर्ट जो है वो कुछ इंटरम आर्डर्स पास कर सकती है। तो जो इसका क्लास ए है उसमें कह रहे हैं कि मेक एन ऑर्डर फॉर द डिटेंशन प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट। तो अगर कोई सूट चल रहा है उस सूट का जो भी प्रॉपर्टी उस सूट का सब्जेक्ट मैटर है उस प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने के लिए कोर्ट आर्डर पास कर सकती है या फिर उस प्रॉपर्टी को डिटेन करने का या फिर प्रिजर्व करने का आर्डर पास कर सकती है। तो ये जो आर्डर्स होंगे ये इंटरलोकेटरी आर्डर्स होंगे। उसके बाद क्लास 2 में कह रहे हैं कि फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पजेज अफोर्डसेड ऑथोराइज एनी पर्सन टू एंटर अपॉन और इनटू लैंड और बिल्डिंग इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पार्टी टू सच सूट। इसमें कह रहे हैं कि ये जो ऊपर क्लास ए में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोर्ट आर्डर पास कर सकती है किसी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए या डिटेन करने के लिए जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है। तो ये क्लास 2 में कह रहे हैं कि ये जो पर्पजेज़ हैं कि इंस्पेक्ट करना है किसी प्रॉपर्टी को या डिटेन करना है या प्रिजर्व करना है, इन पर्पजेज़ के लिए कोर्ट जो है वो किसी पर्सन को ऑथोराइज़ कर सकती है और कोर्ट कह सकती है कि तुम
किसी बिल्डिंग में एंटर हो सकते हो या फिर किसी लैंड में एंटर हो सकते हो जो कि दूसरी पार्टी की पोजेशन में है। अब क्लास सी में कह रहे हैं फॉर ऑल आर एनी ऑफ द पर्पजेज अफोर्ड्स एंड ऑथराइज एनी सैम्पल्स टू बी टेकन और एनी ऑब्जर्वेशन टू बी मेड और एक्सपेरिमेंट। इसमें कह रहे हैं कि ये जो पर्पजेज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जांपल कोर्ट अगर आर्डर पास करती है किसी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने का या उसको डिटेन करने का या प्रिजर्व करने का, तो इन पर्पजेज के लिए कोर्ट किसी पर्सन को ऑथोराइज कर सकती है कि कोई सैम्पल्स वगैरह लेने के लिए या फिर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए या फिर अपनी ऑब्जर्वेशन वगैरह देने के लिए, जो कि नेसेसरी है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए या फिर एविडेंस वगैरह के लिए। तो ये भी जितने आर्डर्स होंगे ये सारे क्या हैं, ये इंटरलोकेटरी आर्डर्स हैं। अब रूल 8 को देख लेते हैं। इसमें सिंपल सी बात बताई गई है कि जो भी कोर्ट आर्डर पास करेगी अंडर रूल 6 या फिर 7, जो भी हम लोग ने 6 में पढ़ा था कि इंटरम सेल का अगर आर्डर पास कर रही है, या फिर 7 में किसी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने का आर्डर पास कर रही है, या प्रिजर्वेशन का उसकी, या फिर डिटेंशन का, तो ये जो आर्डर होंगे ये कोर्ट जो है वो, अगर प्लेंटिफ ने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की है ये आर्डर ऑब्टेन करने के लिए, तो फिर डिफेंडेंट को पहले इसका नोटिस दिया जाएगा, उसको फिर सुना जाएगा, उसके बाद ही ये आर्डर पास किया जाएगा। और अगर डिफेंडेंट ने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की है तो फिर प्लेंटिफ को नोटिस दिया जाएगा इस एप्लीकेशन का, और उसको सुनने के बाद ही ये आर्डर पास किया जाएगा अंडर रूल 6 और 7। अब रूल 9 को देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि व्हेन पार्टी में बी पुट इन इमीडिएट पोजेशन ऑफ लैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट। इसमें सिंपल सी बात की गई है कि अगर किसी पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी की पोजेशन है और वो प्रॉपर्टी जो है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है, और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई रेंट वगैरह बनता है और या फिर जो भी रेवेन्यू बन रहा है, लेकिन वो ना तो पर्सन वो रेंट वगैरह पे कर रहा है ना रेवेन्यू वगैरह पे कर रहा है, या जो भी उसका टेन्योर बन रहा है उसके जो भी उसने पैसे देने हैं वो अगर पैसे नहीं दे रहा, तो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन वो पैसे दे के या फिर वो रेवेन्यू जमा करवा के तो उस कोर्ट में तो उस प्रॉपर्टी की पोजेशन का आर्डर कोर्ट से ले सकता है। तो ये भी जो एप्लीकेशन होगी जो इंटरेस्टेड पर्सन ने फ़ाइल करनी है कि जो भी इसका रेंट वगैरह बन रहा है या फिर जो भी रेवेन्यू बन रहा है वो मैं पे करता हूँ और मुझे इस प्रॉपर्टी की पोजेशन दिलाई जाए, तो ये भी क्या जब वो रेंट वगैरह पे कर देगा या फिर जो भी रेवेन्यू बन रहा है उस प्रॉपर्टी पे जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है, उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू बन रहा है गवर्नमेंट का, वो अगर वो पे कर देता है तो कोर्ट जो आर्डर पास करेगी ये भी इंटरम आर्डर में आएगा, इंटरलोकेटरी आर्डर में आएगा। रूल 10 को देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि डिपॉजिट ऑफ मनी एक्सेट्रा इन कोर्ट वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट इज़ मनी और सम अदर थिंग कैपेबल ऑफ डिलीवरी। इसमें कह रहे हैं कि अगर जो सूट है वो पैसों से रिलेटेड है या फिर किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड है जो डिलीवर की जा सकती है, एंड एनी पार्टी देयर टू एडमिट्स दैट ही होल्ड सच मनी और अदर थिंग एज अ ट्रस्टी। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई सूट पैसों से रिलेटेड है या फिर ऐसी चीज़ से जो डिलीवर की जा सकती है और ये पैसे या फिर ये चीज़ जिस पर्सन की पोजेशन में है वो एडमिट भी कर रहा है कि वो इन पैसों को या फिर इस चीज़ को एज अ ट्रस्टी होल्ड करता है दूसरी पार्टी के लिए, तो कोर्ट उस पर्सन को जिसकी पोजेशन में ये पैसे हैं या ये चीज़ है उसको आर्डर कर सकती है कि ये पैसे कोर्ट में डिपॉजिट करवाओ, या फिर जो चीज़ जो कि डिलीवर हो सकती है वो डिलीवर करो टू सच लास्ट नेम्ड पार्टी विद और विदाउट श्योरिटी। अब ये लास्ट नेम्ड पार्टी क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गाड़ी का डिस्प्यूट है और वो गाड़ी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफ़र होती है, दूसरे से तीसरे पर्सन के पास ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद उसका सूट चलता है कोर्ट में, तो जो लास्ट वाला बंदा होगा जिसके नाम पे लास्ट पे ट्रांसफ़र हुई है प्रॉपर्टी, ये उस पर्सन की बात कर रहे हैं। तो कोर्ट आर्डर पास कर सकती है उस पर्सन को जिसकी पोजेशन में है कि तुम विद या विदाउट श्योरिटी जो लास्ट नेम्ड पार्टी है जिसके नाम पे वो
चीज़ ट्रांसफ़र हुई है उसको ये डिलीवर करो, या फिर कोई भी डायरेक्शन वगैरह कोड है उसको दे सकती है। तो ये जितने भी हम लोगों ने कोर्ट के आर्डर देखे हैं रूल 6 से लेके 10 तक, ये इंटरलोकेटरी आर्डर्स हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है। थैंक यू सो मच।